So, welcome to journal. Last time we discussed about what is the format of journal. Before that, we had 3 classes in which we understood what are the real accounts, what are the personal accounts, and what are nominal accounts. तीनों accounts हमने discuss किए, उनके rules discuss किए हैं हमने. इसके अलावा हमने जो discuss किया है वो है golden rules of accounting. और golden rules of accounting मैंने पहले ही बताया था कि मैं rules आपको बाद में बताऊंगा, आंसर आपको पहले बता देगा. एंड वो आंसर ये था, मैं रिवाइज कर देता हूं कि एक्सपेंसेस और एसेट्स हमेशा डेबिट बैलेंस होती हैं. अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं, नए एसेट्स खरीदे जा रहे हैं, तो वो डेबिट साइड में होंगे, और अगर बेचे जा रहे हैं या उनके बैलेंसेस कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उनका बैलेंस डेबिट में से कम होगा, व्हिच मींस इट इज गोइंग टू द क्रेडिट साइड. सिमिलरली लायबिलिटीज अगर क्रिएट हो रही हैं, लायबिलिटीज बढ़ रही हैं, इनकम हो रही है, नई कोई इनकम या फिर कोई इनकम बढ़ रही है, एग्जिस्टिंग इनकम, दैट विल कम टू द क्रेडिट साइड. और वो मैंने आप लोगों को रूल्स रियल, नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट के रूल से समझा दिया था. सो टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज अ जर्नल एंट्री, कैसे जर्नल एंट्री हम पास करते हैं इन द फॉर्मेट दैट वी प्रिपेयर्ड लास्ट टाइम. सो आई एम अगेन ड्राइंग अ फॉर्मेट इन फ्रंट ऑफ यू व्हिच इज जर्नल फॉर्मेट. आप लोग सब स्केल का यूज करेंगे. आई विल गिव यू असाइनमेंट्स फ्रॉम टुडे. The first column stands for date. Okay. The second column stands for particulars. इसके अंदर accounting entry आएगी. Third column stands for ledger folio. I have told you after journal we will make ledger folios. तो लेजर फोलियो जो है वो भी क्लियर आपको होना चाहिए कि उसका यूज क्या होता है. बट जब हम लेजर बनाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा, बट एटलीस्ट नाउ यू अंडरस्टैंड. ठीक. देन वी हैव अ कॉलम कॉल्ड अमाउंट, और इस कॉलम में आप लिखेंगे डेबिट, लेफ्ट साइड का कॉलम, पहला कॉलम, एंड ऑन द राइट साइड यू विल से अमाउंट, एंड दिस इज फॉर ऑल द क्रेडिट साइड अमाउंट्स. ठीक है. और रूल्स वही होंगे जो हम लोगों ने डिस्कस किए. Rules will be exactly the same, and from today onwards we will pass journal entries from now on. Okay? सबको फॉर्मेट क्लियर है? Yes sir. Okay? ठीक है. अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन, मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, उसके ट्रांजैक्शंस मैं बोर्ड पर लिखता जाऊंगा. The first transaction that I would like to repeat is of कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, सामान या माल बेचा गया. ये आपका ट्रांजैक्शन है. मान लीजिए डेट है 2020. फॉर्मेट देख लीजिए, पहले आप ईयर लिखेंगे, उसके नीचे डेट्स लिखेंगे. ठीक है. ईयर लिख लिया आपने, उसके बाद आप डेट लिख लीजिए. फॉर एग्जांपल आज की डेट है 1 अगस्त, तो आप छोटा सा लिख सकते हैं 1 अगस्त, स्मॉल फॉर्मेट, नो प्रॉब्लम. 1/8 भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम. ठीक है. दूसरा कैश सेल्स, गुड्स सोल्ड ऑन कैश, या फिर सामान बेचा गया, इतना लिखा है, या माल बेचना या माल बेचा, तो ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग ये है कि ये एक कैश ट्रांजैक्शन है, और कैश ट्रांजैक्शन के अंदर आपको एंट्री करनी है. 2 अकाउंट्स इसके अंदर इंपैक्ट हो रहे हैं. पहला अकाउंट है सेल्स अकाउंट यानी गुड्स अकाउंट, और दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास कैश इफेक्ट हुआ है. अगर आपने सामान बेचा है तो गुड्स आपके पास से जा रहे हैं, which means sales is going away and income is being drawn through cash. कैश जो है वो आपको इनकम लेकर के आ रहा है. गुड्स यानी सेल्स और कैश दोनों रियल अकाउंट्स हैं. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट द अकाउंट व्हिच इज कमिंग इनटू द बिजनेस, एंड क्रेडिट द अमाउंट व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, इज गोइंग अवे फ्रॉम द बिजनेस. तो यहां पर कैश आपके पास आ रहा है, गुड्स जा रहे हैं, तो एंट्री मैं कर रहा हूं, किस तरीके से करेंगे उसको ध्यान से देखिए. सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. कैश अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे डेबिट, DR, बिल्कुल लेजर फोलियो के पास लिखेंगे इसको. फिर थोड़ा सा स्पेस आप छोड़ेंगे, इतना सा, और यहां लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. ठीक है. टू सेल्स अकाउंट, बहुत क्लियर, ध्यान से, मैं और पास ले आ रहा हूं बोर्ड. ओके. ठीक है.
और क्लियर हुआ? यस सर, यस ठीक, सर। इसको ध्यान से सुनिए। इसके बाद एक छोटी सी नरेशन इसके नीचे लिखेंगे। छोटी नरेशन का मतलब होता है इसकी एक समरी इसके नीचे लिखना। आप ब्रैकेट बनाएंगे ऐसे छोटा सा, उसमें लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। हिंदी में लिख सकते हैं आप कैश सामान बेचा या रोकड़ सामान बेचा या माल बेचा, इस तरीके से आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और उसके आगे क्रेडिट नहीं लिखते। टू ऑटोमेटिकली स्टैंड्स फॉर क्रेडिट। ये जो वर्ड टू लिखा हुआ है, दिस ऑटोमेटिकली एडजॉइंस द ट्रांजैक्शन टू द क्रेडिट साइड। इसका अमाउंट मान लीजिए 2000 रुपए है, तो पहले आप डेबिट साइड वाले के आगे यहां पर 2000 लिखेंगे और फिर क्रेडिट साइड वाली ट्रांजैक्शन के आगे 2000 रुपए लिखेंगे, और उसके बाद एक लाइन इसके नीचे ऐसे खींच देंगे। प्लीज इस बात का ध्यान दीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारे ट्रांजैक्शंस बिल्कुल क्लियर साफ तरीके से विदाउट कटिंग विदाउट ओवरराइटिंग ऐसे ही करने की कोशिश करें। मैंने स्केल का यूज नहीं किया है, आई एम ऑन अ ब्लैक बोर्ड, मेरे पास इतना बड़ा स्केल नहीं है, लेकिन आप लोग सब लोग अपनी कॉपीज में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो यू विल पे अटेंशन एंड यू विल ड्रॉ लाइंस थ्रू स्केल, ताकि साफ सफाई से आप लिख सकें। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं लिखेंगे, ट्राई टू राइट एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, क्लीन होना चाहिए, सफाई होनी चाहिए, क्योंकि ये उतनी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इसके अंदर कोई ओवर राइटिंग हुई तो मान करके चलिए कि उसके ऑडिट में वो रिकॉर्ड पकड़ा जाएगा और काट दिया जाएगा, इट इज नॉट अ वैलिड ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। लीगल कोर्ट ऑफ लॉ में जब आप अकाउंट्स पुट अप करते हैं, किसी जुरिस्डिक्शन के सामने आप जाते हैं, किसी जुडिशियल अथॉरिटी के सामने जाते हैं, तो अकाउंट साफ सुथरे होने चाहिए। गलतियां, एरर्स उसके अंदर एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन ओवरराइटिंग, कटिंग, मिटा के बार बार लिखना, वो सब चीजें ठीक नहीं मानी जाती। So from the very first day, all of you will try and write as clean, as clear as possible. ठीक है? Okay. Next transaction is, अब एक मैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार का ट्रांजैक्शन लेता हूं। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर संजय ऑन 2 अगस्त 2020। कल की डेट ले रहा हूं, बट दैट इज ओके, जस्ट एन एग्जांपल। 2 अगस्त मिस्टर संजय को सामान बेचा, मिस्टर संजय को माल बेचा। ऑटोमेटिकली यहां पर यह समझने की जरूरत है कि नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब उधार माल बेचा गया। अगर लिखा होता कैश संजय, मिस्टर संजय को कैश माल बेचा, तो बात अलग है। अगर लिखा है मिस्टर संजय को माल बेचा या गुड्स सोल्ड टू मिस्टर संजय, ऑटोमेटिकली इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो हमारी एंट्री कैसे होगी? पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट आर दी अकाउंट्स व्हिच आर इंपैक्टिंग। तो पहला अकाउंट जो इंपैक्ट हो रहा है वो है गुड्स, ऑब्वियसली जिसका मीनिंग है सेल्स, तो सेल्स अकाउंट आपका इंपैक्ट हो गया। दूसरा अकाउंट कौन सा इंपैक्ट हो रहा है? संजय, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें कैश अभी ना आया है ना गया है। ठीक, संजय पर्सनल अकाउंट है और सेल्स या गुड्स जो है वो रियल अकाउंट है। तो हम लोग क्या करेंगे? रियल अकाउंट का रूल पढ़ेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। सेल्स जो गुड्स अकाउंट है वो बाहर जा रहा है, तो सेल्स क्रेडिट होगा। और संजय का क्या करेंगे? इसके लिए पर्सनल अकाउंट का रूल पढ़ा जाएगा, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इन दिस ट्रांजैक्शन संजय इज द रिसीवर, आपने सामान बेचा, संजय ने रिसीव किया, तो संजय आपके अकाउंट में मैसर्स संजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आप अकाउंट वर्ड का भी यूज कर सकते हैं संजय के आगे। नॉर्मली जब आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में जाएंगे तो पर्सनल अकाउंट्स के आगे अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता, बट आप यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यू कैन राइट संजय अकाउंट, यू कैन राइट संजय एंड कंपनी अकाउंट, बट नॉर्मली अकाउंट वर्ड यूज नहीं होता। तो मैं आपको जस्ट एक टिप दे रहा हूं। तो मैसेज संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मान लीजिए इसकी वैल्यू 1000 रुपए है,
तो आपने 1000 रुपए पहले संजय जी के आगे लिख दिए और 1000 रुपए सेल्स के आगे लिख दिए। ठीक, अब एक छोटा सा नरेशन विच विल एक्सप्लेन दिस ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करेगा ये नरेशन। कैसे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू मैसर्स संजय ऑन क्रेडिट। ये वर्ड लिख दीजिए बहुत साफ, ऑन क्रेडिट। या इसकी दूसरी लाइन में लिख सकते हैं बीइंग क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर संजय या मैसर संजय। बीइंग क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर संजय। क्लैरिटी होनी चाहिए कि मैंने बहुत छोटा लिखा है, शायद बहुत क्लियर ना समझ में आए, लेकिन मैं पढ़ रहा हूं कि मिस्टर संजय या मैसर संजय एंड कंपनी को उधार सामान बेचा। ये बिल्कुल साफ लिख दीजिए ताकि इस ट्रांजैक्शन को पढ़ते ही किसी को भी समझ में आ जाए कि ये ट्रांजैक्शन क्या है। और उसके बाद आप इसके नीचे भी एक लाइन ऐसे खींच देंगे। क्लियर हो गया सर? प्लीज पूछिए। सर आप एक बार फिर से समझा दीजिए। हाँ, क्या चीज? जो आपने सेकंड एग्जांपल लिया है संजय, वो फिर से समझा देता हूं। ठीक है, गुड। जो सेकंड ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन था मैसर संजय एंड कंपनी को उधार माल बेचा 1000 रुपए। ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा क्वेश्चन में गुड्स सोल्ड टू मैसर संजय फॉर ₹1000। डेट 2 अगस्त 2020। तो पहले तो आपने डेट डाल दी 2 अगस्त, क्लियर। उसके बाद ट्रांजैक्शन क्या था? गुड्स सोल्ड टू मिस्टर संजय, मैसर्स संजय, व्हाटएवर इट इज, जो भी कंपनी का नाम होगा तो मैसर्स होगा, नहीं तो मिस्टर होगा। तो आपने क्या आइडेंटिफाई किया? कौन से दो अकाउंट्स इंपैक्ट कर रहे हैं? पहला अकाउंट जो इंपैक्ट कर रहा है वो है मैसर्स संजय और दूसरा जो है वो है गुड्स। एक गुड्स सेल हुए हैं, दूसरा मिस्टर संजय उसके रिसिपिएंट है, उसको रिसीव किया है। तो अब इन दोनों टाइप के अकाउंट्स को आप किस तरीके का अकाउंट है उसमें क्लासिफाई करेंगे। संजय पर्सनल अकाउंट है और सेल्स जो है वो ऑब्वियसली गुड्स अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट that comes into the business and credit what goes out of the business. सेल्स का मतलब होता है कि गुड्स बाहर जा रहे हैं आपके बिजनेस। सेल्स में ही होता है मैं सामान बेच रहा हूं तो गुड्स मेरे बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सेल्स क्रेडिट साइड में आ गया। सेल्स का मतलब गुड्स है, इस बात को बहुत ध्यान से आपको ध्यान रखना। गुड्स नहीं लिखेंगे हम, सेल्स लिखेंगे टू क्लैरिफाई द ट्रांजैक्शन। अभी से 11वीं क्लास में जाके स्टाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी से हम ध्यान रखेंगे। सॉरी 10th क्लास में। मैसर संजय दूसरा अकाउंट, इट्स अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। संजय यहां रिसीवर है कि गिवर है? रिसीवर। क्लियर, क्योंकि आपने सेल करी है तो मिस्टर संजय ने रिसीव किया है, तो मिस्टर संजय यहां पर डेबिट होंगे बिकॉज ही इज द रिसीवर एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और मिस्टर संजय को आपने यहां पर डेबिट कर दिया, तो ट्रांजैक्शन क्या हुआ? मैसर संजय अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आपने छोटी सी नरेशन यहां पे लिख दी बीइंग क्रेडिट सेल्स टू मिस्टर संजय या गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड टू मिस्टर संजय ऑन क्रेडिट। ऐसे करके आप कुछ भी छोटी सी एक लाइन क्लैरिफाइंग द ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन यहां पर खत्म हो जाता है। उस जहां आप ट्रांजैक्शन खत्म कर दें उसके नीचे स्केल से एक लाइन खींचते हैं। क्लियर? अब देखिए इसमें बहुत साफ दिख रहा है कि एक ट्रांजैक्शन ये है, दूसरा ट्रांजैक्शन ये है, उनकी डेट्स ये हैं, उनके अमाउंट्स ये हैं। इतनी सफाई के साथ, इतनी क्लीनलीनेस के साथ, विदाउट ओवरराइटिंग एंड कटिंग एनीथिंग, यू हैव टू राइट। तो अगर आप इनिशियली पेंसिल से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू बी क्लीन एंड क्लियर। पहले रफ कर लीजिए फिर फेयर कर लीजिए। केवल पेंसिल से करिए, रफ करके दोबारा ठीक करके देना है दे सकते हैं, लेकिन प्लीज टेढ़े मेढ़े फॉर्मेट, गंदे तरीके से लिखना, काटना, ये सब प्लीज आप लोग नहीं करें, ठीक है? क्योंकि ये प्रैक्टिस गलत है। ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपकी हैंडराइटिंग साफ होनी चाहिए, नंबर होते हैं सफाई के। अकाउंटिंग चीज ही ऐसी है जिसके अंदर यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लीन एंड क्लियर। आज की डेट में तो सारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्यूटराइज्ड हो गए, बट इफ यू हैव टू मेक दोस ट्रांजैक्शंस ऑन अ पीस ऑफ पेपर,
You have to write everything on the piece of paper like 20 years back, 30 years back. तो आप इस तरह से लिखें। अगर आपको ये करना आ जाएगा तो आपको कंप्यूटर हैंडल करना, सॉफ्टवेयर हैंडल करना भी बहुत आसानी से आ जाएगा। नहीं तो कटिंग ओवर राइटिंग की आदत अगर आपको पेपर पे है तो आप कंप्यूटर में भी बार बार जाके चीजें डिलीट करोगे, ठीक करोगे, लेफ्ट करोगे, राइट करोगे। दैट हैबिट रिमेन्स इन योर प्रैक्टिस। सो डोंट मेक अ रॉन्ग हैबिट एज अ प्रैक्टिस, मेक अ गुड प्रैक्टिस व्हिच इज सोच समझकर रफ में पहले लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद उसको फेयर करें। क्लियर? ये दोनों ट्रांजैक्शन समझ में आ गए? एनी क्वेश्चंस? Yes, sir. Good. Then let's go to the second type of transactions, जो इसका exactly उल्टा है, वो भी मैं आपको आज समझाने की कोशिश करता हूं। और वो दोनों ट्रांजैक्शंस है परचेज ट्रांजैक्शंस। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा पहले बता चुका हूं, लेकिन जर्नल एंट्री में पहली बार आप लोगों के सामने पास कर रहा हूं, इसलिए एक बार फिर से परचेज ट्रांजैक्शंस को समझने की कोशिश करें। गुड, ठीक है। लेट अस रब द अमाउंट्स एज वेल। और पहला परचेज ट्रांजैक्शन हो गया गुड्स सोल्ड टू मेसर्स अमित। गुड्स सोल्ड टू मेसर्स अमित, ट्रांजैक्शन का नाम मैं दोबारा पढ़ देता हूं। ट्रांजैक्शन क्या है? मेसर्स अमित को सामान बेचा। तो बाय द नेचर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार ट्रांजैक्शन है। मेसर्स अमित का नाम है और कैश नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गया। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कौन से दो अकाउंट्स बन रहे हैं, कौन से दो अकाउंट्स इंपैक्ट हो रहे हैं। तो पहला अकाउंट है मेसर्स अमित एंड कंपनी, और ये एक पर्सनल अकाउंट है, नो नीड टू मेंशन नाम, ऑर्गेनाइजेशन, सब पर्सनल अकाउंट्स होती है। ये पहला अकाउंट है। दूसरा अकाउंट जो है वो है गुड्स। मैंने आप लोगों को एग्जांपल परचेज का दिया है, सॉरी आई डोंट नो वेदर आई हैव टेकन इट राइटली और नॉट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मेसर्स अमित एंड कंपनी, सामान खरीदा मेसर्स अमित एंड कंपनी से। मैं रिपीट कर रहा हूं, हो सकता है मैंने सेल्स का एग्जांपल दे दिया हो, मैं उसको रिपीट कर देता हूं। मेसर्स अमित एंड कंपनी से सामान खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम मेसर्स अमित एंड कंपनी। ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, इसका नाम पढ़िए, ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें कहीं कैश मेंशन नहीं। ठीक, तो अब इसमें दो अकाउंट्स मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। पहला अमित जो एक पर्सनल अकाउंट है, और दूसरा गुड्स जिसको अब हम परचेज बोलेंगे। और परचेज जो है वो रियल अकाउंट है, ठीक है, क्योंकि परचेज एक्चुअल में गुड्स होता है। अब दोनों अकाउंट्स के रूल्स को हम रिव्यू करेंगे। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के अंदर आए उसको आप डेबिट करिए, जो बिजनेस के बाहर जाए उसे आप क्रेडिट करिए। तो अभी आपके पास बिजनेस में कुछ आ रहा है कि आपके पास से जा रहा है? अभी क्या बिजनेस में आपके पास कुछ आ रहा है कि जा रहा है? सर आ रहा है। वेरी गुड, यू हैव परचेज सम मटेरियल। तो पहला अकाउंट है परचेज, और परचेज अकाउंट रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट होगा। तो डेबिट ट्रांजैक्शन आपने ढूंढ लिया। अब चले जाते हैं पर्सनल अकाउंट पर, जो मेसर्स अमित एंड कंपनी है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर इज द रूल। रूल कहता है डेबिट करिए उन अकाउंट्स को जो रिसीवर हैं, क्रेडिट करिए उन अकाउंट्स को जो गिवर हैं, देने वाले हैं। तो यहां पर मेसर्स अमित एंड कंपनी क्या है? Credit the giver. क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट किया जाएगा मेसर्स अमित एंड कंपनी को, क्योंकि वो देने वाली पार्टी है आपकी। तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रांजैक्शन क्या बनेगा? गुड्स यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स अमित एंड कंपनी, और अमाउंट मान लीजिए 5,000 रुपए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, स्पेस छोड़कर मैंने लिखा है, क्रेडिट के सामने क्रेडिट का अमाउंट, डेबिट के सामने डेबिट का। एक दूसरे के बराबर पैरेलल मत लिख दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा।
पहले भी फॉर्मेट में मैंने जब सेल्स ट्रांजैक्शंस लिखे थे तो थोड़ी सी स्पेस छोड़ करके मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान देंगे तो प्लीज बी अटेंटिव अबाउट दिस। एक दूसरे के बराबर ये चीजें नहीं लिखनी है आपको, क्योंकि ये जर्नल एंट्रीज है, ठीक है। और यहां पर आप एक छोटी सी नरेशन लिखेंगे, बीइंग क्रेडिट परचेज मेड फ्रॉम अमित एंड कंपनी। क्लियर है। और उसके बाद इसको आप एक लाइन खींच देंगे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मेसर्स अमित एंड कंपनी। अब अगर एग्जैक्टली इस ट्रांजैक्शन को मैं कैश ट्रांजैक्शन बना दूं कि ये आपने जो सवाल में लिखा है, मान लीजिए मेसर्स अमित एंड कंपनी से कैश परचेज किया, कैश माल खरीदा, रोकड़ माल खरीदा, ये लिखा हुआ है अगर ट्रांजैक्शन, तो बहुत क्लियर है कि इसमें गिवर मिस्टर अमित हैं लेकिन कैश आ रहा है, तो मेसर्स अमित का नाम लिखने की इस ट्रांजैक्शन में जरूरत नहीं होगी। ओनली इफ यू हैव परचेज्ड दीज गुड्स ऑन कैश, कैश देकर आपने खरीद लिया, तो दूसरा अकाउंट अमित जी का नहीं होगा, मेसर्स अमित एंड कंपनी हट जाएंगे और कैश यहां पर आ जाएगा। कैश एक रियल अकाउंट है और इस ट्रांजैक्शन में अगर कैश होगा तो आप कैश देंगे कि कैश रिसीव करेंगे? देंगे। वेरी गुड। परचेज जब आप करके लाए हैं तो यू विल ऑलवेज पे कैश, तो कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप अगर कैश ट्रांजैक्शन करते हैं परचेजेस में तो वहां पर पार्टी का नाम नहीं आएगा, बिकॉज पार्टी से आपको कोई पैसे नहीं लेने, आप पैसे नहीं देने पार्टी को। उधार आपने खरीदा नहीं है फॉर एग्जांपल, तो आप यहां पे लिखेंगे टू कैश अकाउंट और अमाउंट वही आएगा। थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, ओके। अब यहां पर नरेशन भी चेंज हो गई, मिस्टर अमित का नाम लिखने की अब जरूरत हमको नरेशन में भी नहीं है, लिख भी सकते हैं, चॉइस है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश क्लोज्ड। आप लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन कैश फ्रॉम मेसर्स अमित एंड कंपनी, यू कैन राइट इट, नो प्रॉब्लम, बट अकाउंट्स में उसका कोई इंपैक्ट नहीं है। मिस्टर अमित को आपने कैश पेमेंट कर दिया, देयर इज नो नीड फॉर यू टू फर्दर रिकॉर्ड मिस्टर मेसर्स अमित्स नेम इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि अब आपको उनसे कोई उधार वापस करने की उनको जरूरत नहीं है, उनको कैश देने की फ्यूचर में जरूरत है। इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में जरूरत थी, तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। परचेजेस ट्रांजैक्शन समझ में आ गए, सेल्स दोनों समझ में आ गए, क्लियर? यस। ओके गुड। नाउ लेट अस मूव टू नॉमिनल अकाउंट्स के भी कुछ ट्रांजैक्शंस आज हम लोग देखते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, मान लीजिए योर बिजनेस। एक डाउट था। हाँ प्लीज पूछिए। सर अगर हम जिससे हमने परचेज करे हैं गुड्स उसका नाम नहीं लिखेंगे, तो जब ईयर के एंड में हम जब सारे ट्रांजैक्शन देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा हमने किससे कौन सा खरीदा है? देखिए गुड क्वेश्चन, इट्स एन इंटेलिजेंट फाइंडिंग, बट आप जो कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपको। अगर आप किसी से कैश परचेज कर रहे हैं, कैश जिसको आप कैश दे के आ गए हैं, उसका नाम आइडेंटिफाई करने की ट्रांजैक्शन के साथ जरूरत नहीं है। उसका आपको नाम ट्रांजैक्शन के साथ आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। क्यों? गुड्स तो आप यूजुअली मार्केट से खरीदते हैं। मान लीजिए आप क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, आप कॉटन किससे खरीद के लाते हैं? कैश पर, इससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉटन खरीद के लाते हैं। व्हाई डू यू वांट टू आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom you have purchased it? वो तो बिल बुक में लिख दिया होगा किसी ने, कैश जब रिसीव किया होगा, तो जब बिल आया होगा मेरे पास मेसर्स अमित एंड कंपनी से, तो उसके बिल में ऊपर लिखा हुआ होगा मेसर्स अमित एंड कंपनी, उसका फोन नंबर और सारा जीएसटी ये वो सारी डिटेल्स उसमें लिखी होंगी, नीचे बिल बना हुआ होगा।
Because I have paid him cash, what is the need to identify that I have purchased it from Messrs Amit? और अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं ट्रांजैक्शन की डेट में जाऊंगा, यहां पर फॉर एग्जांपल 3 अगस्त, और उसका लेजर फोलियो नंबर आइडेंटिफाई करूंगा, और लेजर फोलियो नंबर से मैं ढूंढ लूंगा कि ये ट्रांजैक्शन किससे किया गया है। लेजर फोलियो नंबर और बिल बुक में रिलेशन होता है, ठीक है। जो भी बिल्स हमारे पास आते हैं या बिल हमारे पास से जाते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। सो वी विल कम टू दैट एज वेल इन फ्यूचर। 10th क्लास में उसका एक पूरा सिलेबस है इंडेक्सिंग का और कॉपीइंग का, फाइलिंग का। वी विल कम टू दैट चैप्टर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू वन एग्जांपल। कैश ट्रांजैक्शंस को भी आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किससे खरीदा है, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट यू आइडेंटिफाई द पार्टी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब तक वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है आपको नाम आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं। बैकग्राउंड में रिकॉर्ड्स हैं, बिल्स बने हुए हैं, जब हमने उसको कैश पे किया उसने हमको इनवॉइस दे दिया इमीडिएटली, और वो इनवॉइस लेके हम घर आ गए। आप जब किसी दुकान पर जाते हैं और दुकान पर जाकर ट्रांजैक्शन करते हैं तो ट्रांजैक्शन के साथ में वो आपको बिल देता है। आप जैसे ही कैश पे करते हैं वो कैश मेमो देता है, उसके ऊपर लिखा होता है कैश मेमो। मैं आपको लिख के दिखा दूं ताकि कई लोग आइडेंटिफाई करें। कैश मेमो लिखा होता है उसके ऊपर। वो क्या करता है, उसमें सारे ट्रांजैक्शंस लिखकर, जो सारे आइटम्स लिखकर उसके आगे उसकी कॉस्टिंग जोड़ देता है। कई बार वो कंप्यूटर से होता है, कई बार वो हैंड रिटन होता है, और उसमें लिख देता है कैश पेड सो मच। कई लोग कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें लिख देते हैं कार्ड पेड ट्रांजैक्शन, और वो बिल आपको दे देते हैं। उस बिल से आपको पता चल जाएगा कि आपने सामान किससे खरीदा। बट बिकॉज यू हैव पेड इन कैश, तो व्हाई डू यू वांट टू रिमेंबर हु हैज गिवन मी दिस मटेरियल? आप किससे खरीद के लाए उससे फर्क नहीं पड़ता। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस सर। समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए गुड। तो अब एक ट्रांजैक्शन हम देखते हैं जो नॉमिनल अकाउंट का ट्रांजैक्शन है, और उस ट्रांजैक्शन का नाम है रेंट पेड। मान लीजिए आप एक ऑफिस चलाते हैं जो एक किराए की बिल्डिंग में, रेंटेड लेट आउट प्रॉपर्टी के अंदर आप चलाते हैं, और उसके मकान मालिक को आप 10,000 रुपए महीना पेमेंट करते हैं। तो आप क्या ट्रांजैक्शन करेंगे? रेंट पेड ऑन 4th August 10,000 रुपीज। तो क्या ट्रांजैक्शन होगा? रेंट पेड, रेंट मैंने जब पढ़ाया था नॉमिनल अकाउंट्स तो आपको बताया था, ज्यादातर नॉमिनल अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन होता है वो क्रेडिट नेचर का नहीं होता, कैश नेचर का होता है। रेंट पेड, सैलरीज पेड, वेजेस पेड, राइट, फ्रेट पेड, कैरेज इनवर्ड्स पेड, कैरेज आउटवर्ड्स पेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ट्रांजैक्शंस जो होते हैं ये जनरली कैश ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें सवाल नहीं उठता कि क्रेडिट ले लिया जाए। तो अगर आपने कोई रेंट पे किया है अपने ऑफिस का, तो पहला अकाउंट तो रेंट अकाउंट बनता है। रेंट नॉमिनल अकाउंट है, आप रेंट देख सकते हैं, रेंट दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। दिखाई क्या देगा? कैश। चाहे आप बैंक टू बैंक ट्रांसफर करें, चाहे उनको चेक दें, चाहे आप कैश, हार्ड कैश उनको काउंट करके दें, हर कंडीशन में आपको कैश दिखता है। रेंट इज बेसिकली कॉम्पनसेशन पेड फॉर द यूज ऑफ अ सर्विस। उनके घर का या उनकी बिल्डिंग का इस्तेमाल करके आपने अपना दफ्तर चलाया, एफिशिएंटली बिजनेस किया, तो वो एक सर्विस का यूटिलाइजेशन था एक बिल्डिंग के अगेंस्ट, उसका रेंट आप दे रहे हैं। तो रेंट इज नॉट सीन, कैन नॉट बी टच्ड, कैन नॉट बी फेल्ट, इट इज अ कॉम्पनसेशन। एक पारितोषिक है जो आप लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं कि भाई थैंक यू, आपने हमको 1 महीना बिल्डिंग चलाने दी और इस सर्विस में हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चला, थैंक यू वेरी मच, ये 10,000 रुपीज आपकी। तो अब ये रेंट नॉमिनल अकाउंट है, और जो फॉर्म में आपको पे करना पड़ा है वो कैश है, कैश रियल अकाउंट है, कैश अकाउंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो रियल अकाउंट है उसका रूल क्या है? कैन समबडी टेल मी व्हाट इज द रूल ऑफ द रियल अकाउंट इन योर क्लास? Debit that comes into the business and credit that goes out of the business. डेबिट दैट कम्स इनटू द बिजनेस, डेबिट करिए उन चीजों को जो बिजनेस के अंदर आती हैं, और क्रेडिट दैट गोज आउट ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस से बाहर जा रही है उसको क्रेडिट कर दीजिए।
यहां पे कैश बाहर जा रहा है कि कैश आ रहा है? सर बाहर जा रहा है। वेरी गुड, कैश बाहर जा रहा है क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हैं। जब आप पेमेंट करते हैं तो कैश आपके पास से चला जाता है, चाहे रेंट का पेमेंट हो, चाहे सेल्स का पेमेंट हो, चाहे किसी लोन का पेमेंट हो, कैश आपके पास से इन कंडीशंस में चला जाएगा। तो कैश को तो आप क्रेडिट कर देंगे, डेबिट किसे करेंगे? रेंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास रेंट है। बट रेंट अकाउंट को डेबिट करना क्यों है, इसका हम एक रूल के थ्रू एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स और गेन्स। डेबिट उन सारे एक्सपेंसेस को और लॉसेस को करिए जो बिजनेस में हो रहे हैं, और क्रेडिट उन सारे इनकम्स को और प्रॉफिट्स को करिए जो बिजनेस में होंगे। बिजनेस में जो प्रॉफिट होंगे और जो इनकम होंगी उनको हम क्रेडिट करेंगे, जो लॉसेस होंगे और जो एक्सपेंसेस होंगे उनको हम डेबिट करेंगे। तो 4 अगस्त सबसे पहले आप डेट डालेंगे, उसके बाद देखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, एक छोटा सा ब्रैकेट बनाकर लिखेंगे बीइंग रेंट पेड। कैश रेंट पेड भी लिख सकते हैं, बट जैसा मैंने बताया इट्स अ कॉमन सेंस कि रेंट का कोई उधार नहीं होता है। रेंट इज नॉट अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो बीइंग रेंट पेड लिख देंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट। और उसके बाद नीचे एक लाइन खींचेंगे और इसका अमाउंट 10,000 रुपए डेबिट में लिखेंगे और क्रेडिट साइड में क्रेडिट ट्रांजैक्शन के आगे 10,000 लिखेंगे। क्लियर? इधर कोई लाइन नहीं खींचनी है आपको, ये बात का ध्यान रखना है, कोई भी लाइन नहीं खींचनी। ये क्लियर हुआ आपको? ऐसे ही अगर आप सैलरीज पे करेंगे तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग सैलरीज पेड। अगर आप डिस्काउंट किसी को पे कर रहे हैं तो डिस्काउंट गिवन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर किसी से कैश डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। इस बार ये कैश डिस्काउंट आपके लिए एक रिसीट है, एक आपको मिल रहा है, तो ये आपके लिए एक प्रॉफिट है। 10,000 रुपए का सामान खरीदा और 100 रुपए उसमें डिस्काउंट मिल गया, तो आप क्या करेंगे? 9,900 का ही कैश पे करेंगे, 100 रुपए आपको गेन हो जाएगा, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जस्ट एक उल्टा एग्जांपल मैंने दिया। तो ये एक और ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिया। अब किसी को नॉमिनल अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर कोई सवाल पूछना है? जर्नल का फॉर्मेट, तीनों टाइप के अकाउंट्स, उनके रूल्स सब क्लियर हैं? गोल्डन रूल्स से रिलेट कर पा रहे हैं आप इन चीजों को? Any questions? No, sir. Okay, good. Hopefully I was able to make you understand. देखिए बहुत धीरे चला था मैं, एक ही यूनिट फिनिश कर पाए हैं हम लोग, और वो इसलिए मैंने बहुत धीरे पढ़ाया ताकि आप लोगों को पूरी अकाउंटिंग की बेसिक्स ठीक से समझ में आए। I tried my level best. अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, फील फ्री, कोई दूसरे चैप्टर के दौरान भी आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए डू नॉट वरी अबाउट इट, और मुझसे सवाल पूछते रहिए। कोई दूसरा चैप्टर चल रहा हो तब भी आप लोग मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है? मैं